अगर कल सुबह उठ के आपको रियलाइज हुआ कि एलपीजी गैस 1200 या फिर 1500 तक पहुंच चुका है एंड उसके लिए आपको डिलीवरी भी टाइम पे नहीं मिल रहा, इससे होगा क्या? इससे आपका घर का बजट है नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी का बजट हिल सकता है एंड दुनिया स्लोली एलपीजी क्राइसिस की तरफ मूव कर रही है। मिडिल ईस्ट जहां से एलपीजी गैस सप्लाई होता है वहां पे वॉर के टेंशन चल रहे हैं। शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्टर्ब हो चुका है जिसकी वजह से सप्लाई कम आ रही है एंड डिमांड सडनली बढ़ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा। क्या इंडिया स्लोली एलपीजी क्राइसिस की तरफ जा रही है, इसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा एंड हम करंट मार्केट सिचुएशन को कंपेयर करेंगे विद रशिया यूक्रेन वॉर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स बताऊंगा जो एक्चुअली बेनिफिट कर सकते हैं इससे। तो पहले हम बात करेंगे क्या इंडिया एलपीजी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। पहले समझते हैं कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। लिक्विडिटी पेट्रोलियम गैस एंड इससे कुकिंग गैस बनता है। आज इंडिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में हर रोज मैसिव एलपीजी कंजम्पशन हो रहा है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है एंड लास्ट ईयर इंडिया ने 33.15 मेट्रिक टन का कंजम्पशन किया था, जिसमें से 2/3 इंपोर्ट होता है एंड मिडिल ईस्ट इसी इंपोर्ट में से 80 से 90% होल्ड करता है। जब मैं मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ तब दिमाग में एक ही चीज आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस, जो फिलहाल बंद है। आई होप आपको समझ रहा है कि हम कितने बड़े प्रॉब्लम में, क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल 50 डेज का ही बैकअप है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि इससे सिर्फ आपके किचन में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा। इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट कैसे होगा वो समझते हैं। कुकिंग गैस बढ़ने का डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, क्योंकि इससे रेस्टोरेंट की कॉस्ट बढ़ेगी एंड बैंगलोर एंड चेन्नई में तो 20% ऑफ द रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई कंसर्न्स। गवर्नमेंट के पास जो सप्लाई बचा है गवर्नमेंट वो हाउस होल्ड को दे रहा है एंड इसीलिए बैंगलोर एंड चेन्नई होटल एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि सप्लाई के बारे में कुछ तो करे। इतना ही नहीं, इससे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा एंड अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ा तो आरबीआई अपना रेट कट करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो कम कर सकता है। शायद रेट हाइक करने का डिस्कशन चालू हो। इंडिया में एलपीजी गैस पर सब्सिडी दी जाती है एंड अगर ग्लोबली एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। पहला, या तो कंज्यूमर से पैसा लो या फिर दूसरा अपनी सब्सिडी बढ़ाओ। मतलब खुद गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा भरेगी एंड अगर गवर्नमेंट ने खुद ने एक्स्ट्रा पैसा भरा सब्सिडी के लिए तो इससे फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट हो सकता है। एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर गवर्नमेंट को एक एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए का मिल रहा है एंड वही एक सिलेंडर गवर्नमेंट हाउस होल्ड को 80 रुपीज में दे रहे, मतलब 20 रुपीज का डेफिसिट। अगर यही सिलेंडर की कॉस्ट 100 से 120 चली जाती है एंड गवर्नमेंट अपने जेब में से पैसा देता है तो गवर्नमेंट को 40 रुपीज का डेफिसिट होगा। इससे फिस्कल डेफिसिट पे तो जरूर इंपैक्ट आएगा एंड शायद हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन भी कम हो जाए। अब ये जो एलपीजी क्राइसिस लग रहे हैं इंडिया में, उसका मेन रीजन क्या है? ऑयल 120 पर बैरल पहुंच चुका है क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा एंड यही ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहले भी बढ़ चुके थे 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। तो चलिए कंपेयर करते हैं आज की सिचुएशन रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम निफ्टी 16% से भी ज्यादा गिरा था एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ था, क्योंकि तब रशिया वॉर में इन्वॉल्व थी एंड रशिया इज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड दिस टाइम ईरान वॉर में इन्वॉल्व है। ईरान इज ऑल्सो अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, प्लस दिस टाइम सप्लाई कंसर्न्स है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मस तो बंद है, प्लस ओपेक ने प्रोडक्शन कट भी किए एंड दिस टाइम ऑयल हैज राइज बाय 55% एंड निफ्टी सिर्फ 10% से गिरा है। क्या निफ्टी में और डाउनसाइड पेंडिंग है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि निफ्टी और कितना गिर सकता है, कितने लेवल तक गिर सकता है। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था तब एक सेक्टर बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहा था, दैट वाज डिफेंस सेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जिनको वॉर से फर्क ही नहीं पड़ता, दैट वाज द कैपिटल मार्केट थीम, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाए या फिर नीचे जाए मार्केट में ट्रेड्स तो हो रहे हैं एंड इसी का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया था बीएसई एंड एमसीएक्स ने, जो वो टाइम 10% से भी ऊपर थे। फिलहाल अगर मैं एमसीएक्स और बीएसई की बात करूं तो जब से वॉर स्टार्ट हुआ है एमसीएक्स एंड बीएसई ऑलरेडी 10% ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल के कल एमसीएक्स और बीएसई बाय करो, आपका थरो रन थ्रू करो, आप खुद की स्टडी करो एंड फिर डिसीजन लो। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, मार्केट्स कितना भी गिरे आप अपना एसआईपी बंद मत कीजिए, क्योंकि एसआईपी का विजन लॉन्ग टर्म का होता है एंड जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मार्केट 2008 में भी गिरे हैं, मार्केट 2020 में भी गिरे हैं, लेकिन
मार्केट ने दोनों टाइम रिकवर किया एंड मार्केट ये टाइम भी गिरे हैं, मार्केट ये टाइम भी रिकवर करेगा। तब तक के लिए आप मिस्टिकल फाइनेंस को फॉलो कीजिए।